आज के पहले एडिटोरियल में आपका स्वागत है। एडवांसिंग इंडिया साउथ कोरिया डिफेंस इनोवेशन टाइज। देखिए अभी क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसमें चाइना का दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, चाइना का चूँकि दबाव बढ़ रहा है तो हमारे जो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं है ना, इस एरिया में और इधर को जितने कंट्रीज़ हैं इनको हमेशा डर रहता है। किसका? चाइना का। चाइना का एग्रेशन का, चाइना का असर्टिवनेस का, है ना, इन सब का डर रहता है हमारे इन सब कंट्रीज़ को। यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे कोरिया हो, जो अलग अलग कंट्रीज़ हो, ठीक है, चाइना का जो इशू है इसकी वजह से। ठीक है, इस एडिटोरियल में क्या बताया जा रहा है कि इंडिया अब डिफेंस ट्रेड से आगे बढ़कर हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस टाई कर रहे हैं। कैसे टाई कर रहे हैं कि जॉइंट इनोवेशन पे ध्यान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जॉइंट इनोवेशन, ठीक है, इन डिफेंस। ठीक है, जॉइंट इनोवेशन इन डिफेंस की बात हो रही है। ऐसा एक इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है जहां हमारा डिफेंस इनोवेशन है। ठीक है, पहले होती थी बस ट्रेड होती थी, लेकिन अब क्या हो रही है ये। ठीक है, फोकस एरिया अगर कहा जाए तो फोकस एरिया किसको रखा गया है अभी? एआई वेरफेयर को, ठीक है, ड्रोन्स को, रोबोटिक्स को, सेमीकंडक्टर को। ठीक है, तो जो इमर्जिंग टेक है ना, इमर्जिंग जो टेक है, इन सबको ध्यान रखा गया है, इन सब पे ध्यान रखा गया है। ठीक है, इन सब चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्या प्लेटफॉर्म बनाया गया है? काइंड एक्स। क्या बनाया गया है? काइंड एक्स। ठीक है, इसको क्या, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सीलेटर। समझ रहे ना? कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सीलेटर, कोरिया इंडिया, है ना, डिफेंस एक्सीलेटर। ठीक है, एक्स, काइंड एक्स। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या ध्यान दे रहे हैं? डिफेंस इंडस्ट्रीज और सभी जो मतलब डिफेंस रिलेटेड जो भी इसके लाभदायक हो डिफेंस को ऑगमेंट करने में, हम सब चीज़ को यहाँ पे जोड़ रहे हैं। चाहे वो लेबोरेटरीज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट की जो मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशंस है वेपन डेवलपमेंट के लिए, डीआरडीओ हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सबको हम कहाँ जोड़ रहे हैं? काइंड एक्स पे। कहाँ? काइंड एक्स पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये कोरिया और इंडिया के बीच है। ठीक है, पहले भी हमको देखने को मिला है जैसे इंडिया और कोरिया के बीच में कई सक्सेसफुल हमको डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप होते दिखे हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर आप ध्यान देंगे तो K9 वज्रा, है ना, K9 वज्र का भी डेवलपमेंट जो हुआ था ये भी कोरिया के साथ हमने मिलकर किया था। तो ऐसी चीज़ें होती रही हैं। अब कहने का मतलब यहाँ इस एडिटोरियल में यही है कि इंडिया काफ़ी तेज़ी से ट्रेड से, है ना, इनोवेशन पे ध्यान दे रहा है। बस ट्रेड जैसा रिलेशन नहीं है डिफेंस में। अब क्या हो रहा है? जॉइंटली हम डेवलप कर रहे हैं। और कारण क्या है? चाइना, है ना। चाइना क्योंकि एग्रेसिव और असर्टिव होता है तो उसके अपोजिशन में और उनको काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपना जॉइंट डेवलपमेंट चला रहे हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए चैलेंजेस, देखिए चैलेंजेस कई तरह के हैं। जैसे पहला चैलेंज तो आप देख लीजिए कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है ना, उसका एक इशू रहता है कि जैसे जॉइंटली आप डेवलप करते हैं तो किसका अधिकार कौन सा, किस क्षेत्र पे कितना, है ना, आपने कौन सा पार्ट्स डेवलप किया है। ठीक है, आपने कौन सा पार्ट्स डेवलप किया
इस सपोज ये गन है, वेपन है, तो कौन सा पार्ट आपने डेवलप किया, क्या हुआ, तो आईपीआर इशू रहता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। और जैसे ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है वो आपको पता है काफ़ी लेयर्ड ब्यूरोक्रेसी है, काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस पेपर वर्क काफ़ी रहते हैं, तो ये एक इशू है, ठीक है। और अगर ऑथर बताते हैं कि आगे अगर बढ़ना है, वे फॉरवर्ड अगर देखा जाए, है ना, वे फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो हमको क्या करना है, हमको इन चैलेंजेस जो है हमारे, है ना, उसको जॉइंटली डील करना पड़ेगा, ठीक है। डिफेंस के जो कॉरिडोर बने हुए हैं हमारे देश में, डिफेंस कॉरिडोर जो बने हुए हैं उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, लॉन्ग टर्म में इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारे सिस्टम से। जैसे काइंडेक्स एक सिंगल हब बना है, तो वैसे डिफेंस कॉरिडोर्स को भी ऐड किया जाए, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो इशू आता है उसके लिए क्लियर फ्रेमवर्क्स बनाए जाए, है ना, ताकि मामला फंसे ना, है ना। नहीं तो हमको देखने को मिलता है आईपीआर इशू की वजह से काफ़ी मामला फंसा रहता है डब्ल्यूटीओ में। कहने का मतलब 21st सेंचुरी में, है ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ सिर्फ मिसाइल से तय नहीं होंगी, है ना, सिर्फ मिसाइल से तय नहीं होंगी, किस चीज़ से तय होंगी, इनोवेशन से तय होंगी, ठीक है। इनोवेशन से तय होंगी 21st सेंचुरी की बैटल्स, पार्टनरशिप और एनीथिंग एज सच, यू नो, एनी काइंड ऑफ partnership will be guided by innovation and not just by missiles, guns. So innovation will be the key idea. All right, so we will move to the next. तो आज का सेकेंड एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, a bloated cabinet is really a bad idea, ठीक है। why, the question is why bloated, है ना, आपको पता ब्लोटिंग आपको भी होती है ना, ब्लोटिंग होती है। तो कहने का मतलब बहुत इसका अर्थ यही हो रहा है कि बहुत बड़ा कैबिनेट, मिनिस्टर्स, है ना, बहुत सारे मिनिस्टर्स का होना सरकार में, है ना, सरकार में बहुत सारे मिनिस्टर्स का होना एक बैड आइडिया है। क्यों? कारण बताते हैं ऑथर, इस आर्टिकल को ऑथर, कि देखिए बहुत सारा आप मिनिस्टर बना रहे हैं लेकिन वो क्या हो जाता है, पॉलिटिकल इसके लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए होता है ना। आप डिफरेंट पार्टीज़ को, अपने कोलिशन पार्टनर को खुश करने के लिए मिनिस्ट्री आप देते हैं, है ना, ऐसा होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा कैबिनेट नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा मोदी जी कहते रहते हैं मिनिमम गवर्नेंस, है ना, मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट, है ना, सुना ही आपने। मतलब क्या, मतलब गवर्नमेंट छोटा हो, गवर्नमेंट कैसा हो, छोटा हो, ठीक है, लेकिन गवर्नेंस जो वो गवर्न करे वो कैसा हो, उसका दायरा बड़ा हो, ठीक है। स्मॉल कैबिनेट मतलब हम स्मॉल कैबिनेट रखें, इफिशिएंसी पे ध्यान दे, किस पे ध्यान दे, इफिशिएंसी पे ध्यान दे, ना कि नंबर्स पे, कि बहुत सारे नंबर मिनिस्टर्स होंगे, है ना, तो जाके सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेगा। नहीं, नंबर ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यह है कि जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, थोड़े मिनिस्टर्स ही हों लेकिन वो इफेक्टिवली काम करें, एफिशिएंटली काम करें, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, देखिए इसी संदर्भ में एक अमेंडमेंट लाया गया था हमारे देश में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 91st अमेंडमेंट, ठीक है। 91st अमेंडमेंट से क्या किया गया था कि जो मिनिस्ट्री का 91st अमेंडमेंट से क्या किया गया था, जो मिनिस्ट्री का एक स्ट्रेंथ डिफाइन किया गया था, ठीक है, स्ट्रेंथ डिफाइन किया गया था, कितना कि 15%। मान लीजिए आपका मेंबर 100 है, 100 मेंबर्स आपके असेंबली में हैं, आप सरकार चला रहे 100 मेंबर से, ऐसा तो नहीं होता,
है ना। नंबर से एग्जैक्ट नंबर में आप लोकसभा में अगर देखे जाए, स्टेट असेंबली में देखें तो अलग अलग नंबर होते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूँ बस एग्जांपल के लिए, अगर 100 मेंबर है तो 15% ही मिनिस्टर बनेंगे। मतलब अगर 100 मेंबर का असेंबली है तो कितना बनेगा, कितना बनेंगे, कितने बनेंगे मिनिस्टर्स, 15 लोग ही मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट आया हुआ था और इस अमेंडमेंट के तहत हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग मानते हैं। 2003 की ये अमेंडमेंट थी, 91st अमेंडमेंट। ठीक है, तो 15% है ना। दिल्ली और पुदुचेरी की बात अलग है, वहाँ पे 10% का लिमिट है। तो कहने का मतलब है हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी पे, समझ रहे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी पे ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण ऐसा नहीं हो कि मिनिस्ट्री हम देते रहें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री बन जाए, है ना, आप अभी भी देखते होंगे ना, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मतलब स्टेट वाली नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंटर। ठीक है, वो होती है। ठीक है, तो कैबिनेट से ये रैंक थोड़ा कम होता है, और बाकी तो पैरेलली हम जो अपने स्टेट में आते हैं तो वहाँ मिनिस्टर होती है, वो अलग ही है, ये अलग है। ठीक है, इसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपने स्टेट में मिनिस्टर जो होती हैं वो डिफरेंट है, असम, बिहार, यूपी, एमपी, अलग अलग स्टेट आपके होंगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो मिनिस्टर है वो अलग है और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट अलग है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर है, फिर स्टेट मिनिस्टर है, फिर आप जब अपने स्टेट में आते हैं वहाँ पे स्टेट में डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर होते हैं आपके। ठीक है, वो होते हैं। तो कहने का मतलब है, इससे होता क्या है, अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है। क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो डिफ्यूज हो जाती है, समझ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है और आप किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं पाते हैं, समझ रहे ना, आप किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं पाते हैं। जिम्मेदारी किसका ले, किसको हम ठहराएं कि भाई तुम इसके वजह से तुम्हारे वजह से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज है, तो कौन जिम्मेदार, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता कौन जिम्मेदार, तो एक बात अटकी रह जाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इफिशिएंसी कमता है ना गवर्नमेंट का। ठीक है, लोगों के काम रुकते हैं, नेशन सफ़र करता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। वे फॉरवर्ड बताते हैं कि देखिए हमको क्या करना चाहिए, मिनिस्ट्री को रैशनलाइज करना चाहिए, है ना, जिसका जो काम उसको प्योरली डिफाइन करो, और मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो उसको स्मॉल कर दो, मिनिस्ट्री को छोटा कर दो, है ना, जितने ज़रूरत उतना ही रखो। ठीक है, ओवरलैपिंग जो डिपार्टमेंट्स है उसको उसको आप वो करो ना, रैशनलाइज करो, एक डिपार्टमेंट में लाओ। जो सेम काम अगर अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहा है तो उसको एक डिपार्टमेंट में लाइए, ऐसा चीज़ बता रहा है। ठीक है, एक्सपर्टीज बेस्ड अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ये भी कहते हैं, है ना। अभी पॉलिटिकल बेसिकली अपॉइंटमेंट्स होता है बहुत जगह, तो एक्सपर्टीज का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट में होने की ज़रूरत है, जो गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल।